आज हम लोग 12 क्लास के डिटरमिनेंट चैप्टर यानी कि अध्याय 4 हम लोग शुरू करेंगे। 3 चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे, अभी तक हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया था। आज से हम लोग डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। तो डिटरमिनेंट अवयव का ही परिवर्तित रूप होता है, अगला स्टेप होता है अवयव का ही, यानी मैट्रिक्स का नेक्स्ट स्टेप डिटरमिनेंट कहलाता है। अवयव में हम लोग देखते थे कि बड़ा कोष्टक में लिखने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं होता था, केवल हम लोग उसको जोड़ते थे, घटाते थे, उससे हम हल नहीं प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट में हमें हल भी प्राप्त होगा। अभी फलन नहीं था लेकिन डिटरमिनेंट एक फलन होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट की परिभाषा देख लेते हैं, जो कि हम लिख चुके हैं। डिटरमिनेंट का मतलब होता है n कोटि के वैसा वर्ग अवयव। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी हम लोग सारणिक पढ़ने जा रहे हैं डिटरमिनेंट, वो वर्ग अवयव ही होगा, केवल दूसरा कोई अवयव नहीं होगा। भले वो किसी भी कोटि का हो, 1 कोटि का हो, 2 कोटि का हो, या 3 कोटि का हो, या 4 कोटि का हो। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग 12 क्लास में 3 कोटि तक का ही हम लोग डिटरमिनेंट का हल करेंगे। 3 कोटि के ही डिटरमिनेंट के हल करने के तरीके सीखेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि n कोटि के वैसा वर्ग अवयव जिनके प्रत्येक अवयव एक संख्या वास्तविक या सम्मिश्र हो, उसे हमें कोई मतलब नहीं है, वो संख्या होता है, उसे वर्ग अवयव का सारणिक कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में यदि m एक वर्ग अवयव का समुच्चय है, m यानी कि वर्ग अवयव का समुच्चय यानी कि वर्ग अवयव है, और एक सब्सेट m2k, ये आप लोग जानते हैं कहाँ मिलता है हम लोग को, फलन में, यानी कि सारणी के फलन भी होगा, ये ध्यान रखना है। एक सब्सेट m2k और एक a बराबर k हो, यानी कि यदि इसमें हम लोग फंक्शन में जो फंक्शन दिया गया है उसमें कोई हम लोग मान रखे हो k प्राप्त हो, द्वारा परिभाषित हो, जहां a जो है ये m का अवयव हो, यानी कि वर्ग अवयव का, और k जो हो वो इस k का यानी कि संख्या का अवयव हो, तो उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि fa जो है वो a का सारणिक है। ठीक है। a के सारणिक को डिटरमिनेंट करके देख लीजिए। खड़ा पाई में हम लोग ऐसे घेर देंगे, जैसे हम लोग पीछे की क्लासों में हम लोग पढ़ते थे निरपेक्ष मान के लिए हम लोग ऐसे करते थे, या हम लोग 11 क्लास में मापांक पढ़े हैं, मापांक का चिन्ह का प्रयोग हम लोग कर देंगे, मॉडुलस। यहाँ पर ये इसे ऐसे भी सूचित किया जाता है, a के सारणिक को DET और कोष्टक में a, इसे पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a, हिंदी में पढ़ेंगे a का सारणिक, और इंग्लिश में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a, या डेल्टा से सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक अवयव 2 into 2 ऑर्डर का है यहाँ पर, तो इसके सारणिक को हम कैसे लिखेंगे देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a के सारणिक को डिटरमिनेंट ऑफ a, या ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a, या ऐसे डेल्टा भी लिख सकते हैं। और इसी अवयव को कुछ नहीं करना है, ये इसी तरह रहेगा, और केवल दोनों जो कोष्टक है, बड़ा कोष्टक, उसको हटा करके हम लोग ये खड़ा लाइन कर लगा देंगे दोनों ओर। यही सारणिक का पहचान होता है कि ये सारणिक है। उसी तरह इसका दूसरा उदाहरण है, इसको भी हम लोग इसी तरह इसका दूसरा उदाहरण है, जिसे हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर, या डिटरमिनेंट ऑफ a या डेल्टा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बड़ा कोष्टक हटाइए और खड़ा लाइन खींच दीजिए, 1 4 7 2 5 8 3 6 9। ये हम लोग का सारणिक हो गया, इस अवयव का ये सारणिक हो गया, और ये अवयव 3 into 3 ऑर्डर में है, और उसी ऑर्डर में इसको भी कहेंगे। देखिए सारा प्रक्रिया अवयव वाला इसमें भी लागू होगा लगभग। अवयव में जो हम लोग प्रारंभिक संक्रिया पढ़े थे, एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसका भी प्रयोग इसमें हम लोग करेंगे इसको हल करने के लिए, इसलिए ध्यान रखना है। इसमें देखिए नोट में जैसे लिखे हैं हम कि अवयव a के सारणिक को डिटरमिनेंट ऑफ a लिखा जाता है, जो पहले ही हम बता चुके हैं, और इसे a का सारणिक पढ़ा जाता है हिंदी में, और इसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a। a का मतलब सेट यानी समुच्चय, केवल वर्ग अवयव के ही सारणिक होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, और सारणिक एक फलन होता है। हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके हैं, क्योंकि किसी भी कोई फंक्शन में कोई हम लोग मान रखते हैं तो वो दूसरा मान देता है हमको, और वो दूसरा मान जब देता है तो वो फलन कहलाता है। उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग को फलन प्राप्त होगा, यानी कि जितने भी अवयव हम लोग अलग अलग अवयव हल करेंगे वो सारा अवयव अलग अलग मान देगा।
ऐसी स्थिति में यह एक फलन हो जाएगा। और अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि किस किस कोटि के अवयव होता है, उसका हम लोग विस्तार कैसे करेंगे, उसका हल कैसे करेंगे। एक चीज हम आपको बता देते हैं, 10 क्लास में हम लोग समीकरण पढ़े थे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। हम लोग इस टाइप से समीकरण पढ़े थे, याद होगा आप लोग को, जिसको हम लोग हल करते थे। इससे हम लोग ये भी ज्ञात करते थे कि इसका हल है या नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि x और y के गुणांक को हम वैसे ही लिख देते हैं जैसे है b1 b2, ठीक है। और इसको हम लोग बड़ा कोष्टक में रख देंगे तो ये एक अवयव बन जाएगा। चर का भी अवयव हम लोग अलग बना सकते हैं ऐसे x y, अचर का भी हम लोग अवयव बना सकते हैं c1 c2, यानी ऐसे अलग अलग हम लोग अवयव में इसे परिवर्तित कर सकते हैं। अब ध्यान देना है यहाँ पर कि इसको हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को सारणिक का विस्तार मालूम करना है इससे। तो हम लोग जानते हैं कि ये इस समीकरण का अद्वितीय हल कब होता है, आप लोग को पता है, सब लोग जानते होंगे, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1। a2 b1 को इधर लेके आएंगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस स्थिति में देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में समीकरण निकाय को यानी कि इस युग्म को, पेयर को अद्वितीय हल होता है। उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका रूप चेंज कर दिए हैं और फिर इसको इधर कर दिए हैं, तो इसके ऊपर नॉट इक्वल टू 0 मिला है। इसका मतलब कि a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। इस स्थिति में ये जो विस्तार हमको प्राप्त हुआ है, यही विस्तार इस सारणिक के, इस अवयव के सारणिक बराबर होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी पर हम लोग विस्तार करेंगे। तो देख लीजिए कैसे विस्तार हुआ है। a1 b2 यानी कि बाएं हाथ के ऊपर वाला सिरे से दाहिने हाथ के नीचे ऐसे हम लोग किए हैं, ऐसे गुणा किए हैं और फिर उसमें ऐसे गुणा करके और घटा दिए हैं, बीच में माइनस का चिन्ह दे दिया, ठीक है। ये चीज हम लोग वज्र गुणन में भी पढ़ चुके हैं, याद होगा आप लोग को। वज्र गुणन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी हम लोग ऐसे हम लोग तिर्यक गुणा कर करके x बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1 लिखते थे, याद होगा आप लोग को। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू हम लोग करेंगे और इसी के बराबर, इस अवयव के सारणिक के बराबर इसको लिखेंगे, यानी कि ये इसके विस्तार जो होगा वो a हो जाएगा और इसे ही हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a कहते हैं। यदि इसको a मान लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि a बराबर हम लोग रखते हैं यहाँ पर a1 a2 b1 b2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर हम क्या लिखेंगे, थोड़ा पहले में a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो इसके बराबर हम लोग वही लिखेंगे जो हम लोग लिखे हुए थे अभी आपको दिखा है, क्या लिखे थे, a1 b2 माइनस a2 b1। ये इसका विस्तार होगा, ध्यान रखिएगा। अभी जो हम लोग समीकरण निकाय से प्राप्त किए थे अद्वितीय हल के लिए, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि जिस निकाय समीकरण का यानी कि पेयर ऑफ इक्वेशन का हल होगा तो वो सारणिक जरूर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये मिला हुआ है, इस अवयव को हम लोग सारणिक में बदले हैं और इस सारणिक का विस्तार ऐसे होगा। हम लोग इसको जब हल करेंगे तो कोई एक संख्या प्राप्त होगी जिसे हम लोग फलन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रकार के फलन हैं जो कि उन फलनों से केवल एक फलन प्राप्त होता है, तो ऐसे सारणिक को हम लोग फलन भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर हम लोग ऐसे विस्तार करेंगे और इसी से गुणा करके इसको हल करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a को। अब हम लोग देखेंगे एक कोटि के अवयव का सारणिक। एक कोटि के अवयव का सारणिक। डिटर्मिनेंट
of a matrix, determinant of a matrix of order 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि एक कोटि के। चलिए, एक कोटि का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए a बराबर हम लिख देते हैं बड़ा कोष्ठक में a। एक कोटि का मतलब जो हम लोग आदियुग में पढ़े हैं 1 into 1 कोटि, जिसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ हो, यानी कि 1 रो और 1 कॉलम्स। ऐसे आदियुग को हम लोग 1 into 1 कोटि का आदियुग कहते हैं। इसका सारणिक क्या होगा? सारणिक ऐसे लिखेंगे, और इसका विस्तार कैसे होगा? तो बराबर a द्वारा परिभाषित किया जाता है। परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यदि किसी अवयव में एक ही अवयव है तो उसके सारणिक को उसी अवयव के बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एक उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे जो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि a बराबर हमको दिया है बड़ा कोष्ठक में 2 दिया है, तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर क्या लिखेंगे? केवल 2। ध्यान रखिएगा, केवल 2, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 को डिटरमिनेंट में करके तब बराबर 2 लिखेंगे तो भी रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा द्वितीय कोटि के अवयव का सारणी। अवयव का सारणी, द्वितीय कोटि के अवयव का सारणी डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि 2 into 2 ऑर्डर में होगा। तो हम लोग उसको कैसे विस्तार करेंगे? अभी आप लोगों को दिखाया है रफ वर्क में। तो हम लोग यहां पर जैसे मान लीजिए कि a बराबर दिया गया है a1 b1 a2 b2, तो a के सारणी को हम लोग क्या लिखेंगे? a1 a2 b1 b2। इसके बराबर हम क्या लिखे थे, याद होगा आप लोगों को? इसका विस्तार कैसे करेंगे? बाएं हाथ के ऊपर से दाहिने हाथ के नीचे तक तिरछा, यानी विकर्ण लेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा, विकर्ण का पहले गुणनफल करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, और इसी सारणिक के विस्तार पर हम लोग 3 into 3 ऑर्डर का भी विस्तार करेंगे इसी पर, क्योंकि 3 into 3 ऑर्डर का कोई विस्तार हमारे पास नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि इसी के सापेक्ष हम लोग विस्तार करेंगे। इसलिए ध्यान रखना है इसको बढ़िया से। यहां पर जैसे मान लीजिए एक हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर हमको दिया है 2 3 1 5, और इसका हमको हल ज्ञात करना है कि इसका सारणिक क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2 1 3 5। वैसे ही करिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन वैसे ही करिए। पहले विकर्ण का गुणा कीजिए, 2 into 5 माइनस 3 into 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 minus 3 इक्वल टू 7। यहां पर आप लोग बखूबी देख रहे हैं कि इस समुच्चय में 4 अवयव है, यानी कि अवयव में 4 अवयव है, और चारों अवयव मिलकर एक अवयव का प्राप्त करता है, यानी कि एक अवयव को देता है। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग फलन कहते हैं, जिससे कि हमको प्राप्त होता है तीसरा कोई, यानी कि दूसरा कोई फल प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में इसे हम लोग फलन के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि सारणिक एक फलन है। चलिए हम लोग देखते हैं तृतीय कोटि के अवयव के सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि जब 3 into 3 ऑर्डर में कोई अवयव हो तो उसको हम लोग कैसे विस्तार करेंगे? तो जैसे मान लीजिए यहां पर a बराबर आपको दिया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। मान लीजिए कि इस प्रकार का आपका अवयव है, इसका सारणिक हम कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान चीज है, ये भी समझने का खेल है।
यदि समझ जाइएगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। B3, C1, C2, C3, ठीक है। अब इसका विस्तार हम कैसे करेंगे? तो देखिए, सारणी को विस्तार करने के 6 तरीके होते हैं। ये 3x3 ऑर्डर के सारणी को विस्तार करने के 6 तरीके होते हैं। कैसे? तो इन 3 पंक्ति है, इसमें देख लीजिए 3 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। 3 रोज और 3 कॉलम्स में किसी भी रो और कॉलम के सापेक्ष हम विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें बकायदा इसके चिन्ह की भी जानकारी होनी चाहिए कि इसका चिन्ह क्या होता है। ये सब अवयव का चिन्ह होता है, साइन। तो यहाँ पर चिन्ह का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। तो अवयव में हम लोग इसी चीज को दूसरे रूप में लिखते थे, याद होगा आप लोग को। हम लिखते थे अवयव में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे हम लोग लिखते थे अवयव में, याद होगा। 3x3 ऑर्डर में इसको लिखने का मुख्य उद्देश्य है इसका चिन्ह प्राप्त करना। यहां ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये जो A के साथ 1 लगा है, ये पहला पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। तो पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को हम लोग जोड़ देंगे, सम कर देंगे। यदि इसका जोड़ सम संख्या प्राप्त होता है तो इसका चिन्ह प्लस होगा, और यदि उसका जोड़ विषम संख्या प्राप्त होता है तो उसका चिन्ह माइनस होगा। तब देख लीजिए A11 है तो इसको जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, इसका चिन्ह प्लस होगा। A12 है, इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ 3 होगा और ये माइनस होगा, इसका चिन्ह। A13 है, इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस होगा। ये 21 है, इसको जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, विषम संख्या है इसलिए इसका चिन्ह माइनस होगा। ये 22 है यानी 4 हो जाएगा, यानी कि ये सम है इसलिए इसका चिन्ह प्लस होगा। उसी तरह इसका चिन्ह माइनस होगा क्योंकि 2 और 3 का योग 5 विषम संख्या है। उसी तरह इसका चिन्ह प्लस होगा, इसका चिन्ह माइनस होगा और इसका चिन्ह प्लस होगा, ठीक है। ऐसे भी देखिए, इसमें चिन्ह ज्ञात करने के बहुत ज्यादा तुल नहीं करना है। डायरेक्ट जैसे मान लीजिए ऐसे आप कर देते हैं और 6 हमको लिखना है चिन्ह, ठीक है। हमको 6 चिन्ह लिखना है तो हम प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस से, प्लस, फिर उसके बाद देखिए प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे कर देंगे। अब कहीं से भी आप लोग चलिएगा तो यही मिलेगा। देख लीजिए, आप ऐसे भी चलेंगे तो यही मिलेगा। देखिए प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। देखिए एक एक घट रहा है, मैंने बदल रहा है, रोटेट हो रहा है एक ही चीज। प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद प्लस, ऐसे आ रहा है। तो हमको नहीं लगता है कि चिन्ह में आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। चिन्ह इसलिए बताया क्योंकि जब हम विस्तार करेंगे तो इस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आप लोग कहिएगा कि ये चिन्ह कहां से आ गया। तो उसके पहले हम लोग ये चिन्ह बता देते हैं कि ताकि इसमें आप लोग को समझने में कोई समस्या ना हो। ये चीज याद रखिएगा कि जिस अवयव के ये पंक्ति और स्तंभ की संख्या जो हम लोग संकेत में लिखते हैं, इसका योग यदि सम है तो उसका चिन्ह प्लस होगा, विषम है तो माइनस होगा। ये ध्यान रखिएगा। और इसी के हिसाब से देख लीजिए यहां पर हम लोग लिखे हैं, मिला भी लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये जो 3x3 कोटि का सारणिक है इसको 2x2 कोटि के सारणिक में बदलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम लोग विस्तार करेंगे। यह भी ध्यान रखिएगा कि यदि किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम विस्तार करेंगे तो उसका मान वही प्राप्त होगा, मान में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखिए लिखते हैं R1 के अनुदिश विस्तार करते हैं। R1 के अनुदिश विस्तार। चलिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले देख लीजिए R1 को पहले लिख लीजिए A1, यहां पर कर दीजिए B1 और यहां पर कर दीजिए C1, ठीक है। चिन्ह लगा दीजिए, अभी जो चिन्ह लिखे थे याद होगा आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह हम लोग लिखे थे। तो देख लीजिए A1 के चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस होगा ही।
B1 का चिन्ह है माइनस, B1 का चिन्ह माइनस ले दीजिए, और C1 का जो चिन्ह है वो प्लस है, प्लस ले देंगे यहां पर। ठीक है, अब क्या करेंगे देख लीजिए, ये जो A1 लिखे हैं, तो A1 जिस पंक्ति में और जिस स्तंभ में पड़ेगा उसके सारे अवयव को छोड़ देंगे। यानी कि A1 जो है जिस पंक्ति में पड़ रहा है और जिस स्तंभ में पड़ रहा है उसको हम लोग छोड़ देंगे। बाकी क्या बच रहा है आप लोग देख रहे हैं, ये इतना बच रहा है। A1 जिस पंक्ति में है छोड़ दिए, A1 जिस स्तंभ में है छोड़ दिए, क्या बचा? ठीक उसी तरह यहां पर ला दीजिए, यहां पर B2 B3 C2 C3, ठीक उसी तरह रख देना है। यहां पर कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे ये क्रम में है उसी तरह क्रम में यहां पर हम लोग रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर अगला हम लोग देखते हैं, B1 है, तो B1 देखिए इस पंक्ति में है, इस पंक्ति को छोड़ देंगे, और इस स्तंभ में है, इस स्तंभ को छोड़ देंगे। तो क्या क्या बच रहा है? ये और ये चार चीज बच रहा है, चार अवयव बच रहे हैं। B1 देख लीजिए फिर से, इस स्तंभ में है, इसको छोड़ देंगे, इस रो में है, इसको छोड़ देंगे, तो हमको A2 A3 C2 C3 मिल रहा है। ठीक इसी तरह यहां पर हम लोग लिख देंगे, तो A2 A3 और फिर C2 C3, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो जैसा है वैसा ही हम लोग को लिख देना है। ये पहले था ऊपर नीचे, तो उसी तरह पहले हम ऊपर नीचे लिखे हैं, ये बाद में था इसको बाद में हम लोग लिखे हैं। उसी तरह C1 का देखिए, C1 के बाद हम क्या करेंगे कि C1 इस स्तंभ में है, इस स्तंभ को छोड़ देंगे, इस पंक्ति में इस पंक्ति को छोड़ देंगे, तो ये बच रहा है देखिए चार, A2 B2 A3 B3, वैसे ही लिख देंगे यहां पर A2 B2 A3 B3। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि 3x3 ऑर्डर के सारणी को हम लोग पहले पंक्ति के अनुसार विस्तार कर चुके हैं, और पहले पंक्ति का जो अवयव है उसके साथ द्वितीय कोटि का यानी कि 2x2 ऑर्डर का अवयव हम लोग सजा चुके हैं तीनों के साथ। ठीक है, अब हम लोग इसका विस्तार तो जानते हैं, इसका विस्तार इसके अनुसार होगा, ठीक इसी के अनुसार इसका विस्तार कर देंगे, हमको हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। A1 इंटू, देखिए पहले विकर्ण का गुणा कीजिए, B1 B2 C3 माइनस B3 C2, चलिए माइनस B1, अब इस विकर्ण का गुणा कीजिए A2 C3 माइनस A3 C2, चलिए फिर C1 इसका गुणा कीजिए A2 B3 माइनस A3 B2। देखिए हम लोग इसका विस्तार कर चुके हैं, यदि चाहेंगे तो हम लोग इसमें गुणा भी कर सकते हैं, तो गुणा कर लीजिए A1 B2 C3 A1 B3 C2 माइनस B1, पहले A को ही लिखते हैं हम लोग, A2 और फिर B लिख देते हैं, B1 C3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, B1 तो पहले A को लिख देते हैं, A3 B1 C2, फिर इसको गुणा कीजिए A2 B3 C1 माइनस इसको गुणा कीजिए, तो क्या होगा A3 B2 C1। ये इसका विस्तार हो गया। यदि मान लीजिए कि यहां पर अंक होता तो हम लोग इतना करते तो हमको एक अंक प्राप्त हो गया होता जोड़ने घटाने के बाद, लेकिन यहां पर हम लोग संकेत का प्रयोग किए हैं तो संकेत के रूप में ही हमको मिलेगा। अभी हम लोग इसको R2 के सापेक्ष या C1 C2 C3 में से किसी एक और के सापेक्ष विस्तार करके देख लेते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग C1 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, यानी कि पहले स्तंभ के सापेक्ष, तो यहां पर लिखते हैं C1 के सापेक्ष विस्तार। चलिए तो डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले C1 को देख लीजिए, उसी तरह हम समझा रहे हैं, बाद में आप लोग को सारा समझ में आ जाएगा। पहले हम अपने अनुसार ऐसे समझा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो C1 मेरा क्या है देख लीजिए, A1 A2 A3, तो पहले हम लोग लिख लेंगे A1 A2 और A3, इसका चिन्ह लगा लेंगे। तो चलिए देख लीजिए चिन्ह क्या है, प्लस माइनस प्लस,
तो इसका प्लस है, इसका माइनस है और इसका प्लस है। ठीक है, अब वही काम करेंगे जो इसमें हम लोग किए थे। तो लगा चुके हैं चिन्ह के बाद अब हम इसका विस्तार करेंगे। तो पहला हमारा अवयव यहां पर लिखे हैं A1। तो A1 इस सारणी में देखेंगे कि किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देंगे, जो बाकी बच रहा है उसको हम लोग वहां पर सारणी में लिख देंगे। यानी कि यहां पर देख लीजिए क्या बच रहा है, B2 C2 और B3 C3। ये A1 पहला स्तंभ में है, स्तंभ छोड़ दिए। A1 पहला पंक्ति में है, पंक्ति छोड़ दिए, तो हमको B2 C2 B3 C3 मिला है। उसी तरह हम यहां पर लिख दिए। ठीक है, फिर यहां पर आ जाते हैं A2। पहला स्तंभ में अगला हमारा अवयव है A2। तो A2 देख लीजिए इस स्तंभ में है, इसको छोड़ देंगे, इस पंक्ति में है, इसको छोड़ देंगे, तो हमको बच रहा है B1 C1 B3 C3। उसी तरह हम लोग लिख देंगे B1 C1 B3 C3। ठीक है, फिर उसके बाद अगला हमारा अवयव है A3। तो देख लीजिए इस स्तंभ का लास्ट अवयव है A3। तो A3 इस पंक्ति में, इस स्तंभ में है और इस पंक्ति में है, इसको हम लोग छोड़ देंगे तो हमको मिलेगा B1 C1 B2 C2। हम लोग उसी तरह लिख देंगे B1 C1 B2 C2। यहां पर जिस क्रम में होगा उसी क्रम में यहां पर हम लोग लिखेंगे। देख लीजिए B1 C1 ऊपर था, उसी तरह ऊपर लिखे हैं। B2 C2 नीचे था, तो B2 C2 नीचे लिखे हैं। जैसा बच रहा है वैसा ही यहां पर लिख देना है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 into 2 अडर का इसका विस्तार करेंगे। पहले विकर्ण का गुणा करेंगे ऐसे, बाएं हाथ के ऊपर से दाहिने हाथ के नीचे तक। तो मिलेगा हमको B2 C3 माइनस B3 C2। ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे अगला में A2। फिर हम लोग विकर्ण से गुणा करेंगे B1 C3 माइनस B3 C1। फिर हम लोग चलेंगे लास्ट वाला में, फिर विकर्ण का गुणा करेंगे B1 C2 माइनस B2 C1। जैसे उसको हम लोग मल्टीप्लाई किए थे यहां पर लास्ट में, उसी तरह यहां भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए क्या मिल रहा है, A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 माइनस, इसमें गुणा कीजिए तो क्रम का ख्याल रखना है, A पहले लिखेंगे B और C बाद में। तो A2 B1 C3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा A2 B3 C1। फिर यहां पर प्लस होगा A3 B1 C2 माइनस A3 B2 C1। इसको भी हम लोग गुणा कर चुके हैं। अब हम लोग उससे मिलाएंगे इससे कि R1 के सापेक्ष विस्तार किए थे और यहाँ पर हम लोग C1 के सापेक्ष विस्तार किए हैं, तो दोनों समान आ रहा है कि नहीं। तो देखिए पहला से मिलाइए A1 B2 C3। इसमें देखिए A1 B2 C3 है, माइनस A1 B3 C2 माइनस A1 B3 C2 भी है। फिर यहाँ पे मिलाइए A2 B1 C3। यहाँ पर देखिए A2 B1 C3 माइनस में, यहाँ भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस में है। फिर उसके बाद A2 B3 C1 प्लस में, A2 B3 C1 देखिए प्लस में यहाँ है। फिर उसके बाद A3 B1 C2, तो A3 B1 C2 देख लीजिए यहाँ है। फिर उसके बाद A3 B2 C1 A3 B2 C1, यानी कि सेम टू सेम प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 3 into 3 अडर के किसी भी आव्यूह के सारणी को यदि हम लोग किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो सबका रिजल्ट एक ही प्राप्त होगा। भले वो हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हो या R2 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हो या R3 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हो, उसी तरह स्तंभ में C1 C2 C3 में से किसी भी सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष विस्तार करेंगे तो एक ही रिजल्ट हमको प्राप्त होगा। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, यानी किसी के सापेक्ष भी हम लोग विस्तार कर सकते हैं। और इसके साथ ये चिन्ह हमेशा याद रखना है कि इसका चिन्ह कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब तो ये अभी हम लोग विस्तार के तरीके देख चुके हैं, यही तरीका हम लोग लिखेंगे तृतीय कोटि के आव्यूह के सारणी
तृतीय कोटि के अवयव के सारणी का विस्तार, ये हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे? अभी जो हम लोग किए हैं उसी तरह लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी अवयव के सारणी को हम लोग 6 तरीके से विस्तार कर सकते हैं। 3 तरीका हो जाएगा आपका पत्ती और 3 तरीका हो जाएगा आपका स्तंभ। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि सारणी को 6 तरीके में कौन कौन? 3 पत्तियों, R1, R2, R3 और 3 स्तंभों, 3 स्तंभों C1, C2, C3 से विस्तार कर सकते हैं, विस्तार करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर तो हम लोग लिख दिए हैं एक ही में, लेकिन ये नहीं है कि सबको एक साथ विस्तार करना है। किसी सारणी को हम लोग यदि विस्तार करेंगे तो केवल एक ही तरीका से, 6 तरीका होता है, टोटल 6 तरीका लिखे हैं, तो केवल एक ही तरीका से, या तो आप R1 के सापेक्ष कर लीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, या R1 के सापेक्ष नहीं करना है तो R2 के सापेक्ष कर दीजिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, R3 के सापेक्ष कर दीजिए, यानी कि केवल एक ही तरीका का प्रयोग करना है। ये नहीं कि 6 तरीका है तो 6 तरीका एक साथ लगाएंगे, ऐसा बात नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। 6 तरीके में से हम लोग इन 3 तरीका जो पत्ती का है और 3 तरीका जो स्तंभ का है, इनमें से किसी एक ही तरीका से हम लोग विस्तार करेंगे और उनमें से विस्तार जब कर लेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों, विस्तार करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए, विस्तार तो ये हो गया कि हम लोग विस्तार करेंगे किसी 6 तरीके में से एक तरीका, उसके बाद हम क्या किए कि जिस पत्ती या जिस स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करेंगे उसके अवयवों के साथ उसके 2x2 अडर के सारणिक बना करके विस्तार करेंगे चिन्ह सहित। तो दूसरा पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? जिस पत्ती या स्तंभ के अवयवों के सापेक्ष विस्तार करते हैं, विस्तार करते हैं, उसके प्रत्येक अवयव के साथ संगत द्वितीय कोटि के सारणी, द्वितीय कोटि के सारणी का चिन्ह सहित गुणनफल लिखते हैं, गुणनफल लिखते हैं। इसमें एक चीज है, यहां पर हम आप लोग को बता भी चुके हैं पीछे, इसमें एक चीज हम लिखे हैं कि उसके प्रत्येक अवयव के साथ संगत द्वितीय कोटि के सारणी क्या कहलाता है। संगत द्वितीय कोटि का सारणी यहां पर हम लोग इसी में लिख देते हैं, जहां संगत द्वितीय कोटि का सारणी, द्वितीय कोटि का सारणी उस अवयव संगत द्वितीय कोटि का सारणी उस अवयव के जिस पत्ती या स्तंभ में रहता है
उसको छोड़ने से प्राप्त होता है, छोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर हम लोग एक लिखे हैं यहां पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो यहां पर मान लीजिए किसी अवयव का हम संगत द्वितीय कोटि का सारणिक कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए a1 का संगत द्वितीय कोटि का सारणिक बराबर क्या लिखेंगे, देखिए a1 इस स्तंभ में है और इस पंक्ति में है, छोड़ देंगे। वहीं यहां पर लिखे हैं कि उस अवयव के जिस पंक्ति या स्तंभ में रहता है, ये जो अवयव a1 है ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में रहता है उसको छोड़ने से प्राप्त होता है। तो इसको छोड़ देंगे, हम इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो हमको ये क्या मिल रहा है, देखिए लिखिए b2 c2 b3 c3। इसको हम लोग सारणिक में रख देंगे, यही इसके यानी कि अवयव a1 का संगत द्वितीय कोटि का सारणिक कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या किए थे, याद है होगा आप लोग को, चौथा पॉइंट में हम लोग, तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या किए थे, जब विस्तार कर लिए थे इस रूप में और इसके संगत अवयव से गुणनफल करके चिन्ह सहित सजा लिए थे। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, द्वितीय कोटि के अनुसार विस्तार किए थे। यानी कि हम लोग का तीसरा पॉइंट होगा कि प्रत्येक द्वितीय कोटि के सारणिक को विस्तार करते हैं, विस्तार करते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे, हम लोग संगत जो अवयव था उसको गुणनफल करके जोड़ लिए थे, घटा लिए थे, यानी कि जो करना था वो हम लोग कर लिए थे। उसके बाद हम लोग को अंतिम पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट, कि संगत अवयवों के साथ गुणा करके, संगत अवयवों के साथ गुणा करके परिणाम ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान देना है चिन्ह के बारे में। चिन्ह तो पहले भी हम लोग समझा चुके हैं वीडियो में कि चिन्ह कैसे इसका बदलता है। और यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि जब a1 का संगत द्वितीय कोटि का जब हम लोग समीकरण सारणिक लिखेंगे उस समय इसके साथ जब हम लोग गुणा करेंगे तो उसके चिन्ह के साथ भी गुणा होगा। तो a11 के जगह पर a1 है, तो पहले ही बता चुके हैं कि उसका योग यदि सम आता है तो उसका चिन्ह प्लस और यदि विषम आता है तो उसका चिन्ह माइनस, वो भी यहाँ पर लिखेंगे। ऐसे किताब में भी आप लोग को ये चरण लिखा गया है किताबी भाषा में, हम अपनी भाषा में लिखने की कोशिश किए हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो इस पर एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका हम लोग करेंगे विस्तार। चलिए R1 के सापेक्ष करते हैं। चलिए अगली बार हम R3 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो यहां पर लिख देंगे R3 के अनुदिश विस्तार। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, उसी तरह जैसे बताए R3 के जो अवयव है पहले लिख लीजिए 7 8 और 9। इसके बाद इसका चिन्ह लिखेंगे तो आप लोग को मालूम है कि ये कौन सा अवयव है, ये तीसरे पंक्ति का पहला अवयव है, यानी कि इसका संकेत होगा A31। अभी में पढ़े हैं हम लोग। तो A31 का मतलब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां पर प्लस रहेगा, कुछ नहीं भी लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह ये 32 है, तो 32 में हम लोग इसका चिन्ह 5 होगा तो इसका योग 5 होगा, यानी कि ये जो 8 है वो A31 है।
इसका योग 3 2 है, इसका योग 5 होगा, विषम है इसलिए इसका चिन्ह माइनस। ये 8 3 3 है तो उसका योग सम होगा यानी कि इसका चिन्ह प्लस होगा। ठीक है, अब 7 के संगत सारणिक लिखिए। तो 7 के संगत सारणिक क्या होगा, इस पंक्ति में है छोड़ दीजिए, इस स्तंभ में है छोड़ दीजिए, क्या मिल रहा है देखिए 2 3 5 6 और उसके बाद 8 है तो 8 इस पंक्ति में है छोड़ दीजिए, इस स्तंभ में है छोड़ दीजिए, 1 3 4 6 मिल रहा है, 1 3 4 6। यहां पर जो 1 3 4 6 है इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। 1 3 एक ही पंक्ति में है तो एक ही पंक्ति में यहां भी लिखे हैं, भले बीच वाला हम छोड़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जिस पंक्ति में है उसी पंक्ति में लिखेंगे और जिस स्तंभ में है उसी स्तंभ में लिखेंगे, उसमें क्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि क्रम में हम बदलाव करते हैं तो हमको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 9 यहां पर है, 9 को हम लोग इस पंक्ति में है, इस स्तंभ में है छोड़ देंगे तो 1 2 4 5 मिल रहा है, हम लोग लिख देंगे। चलिए अब इसका हम लोग विस्तार करते हैं। 2 × 2 ऑर्डर वाला, तो पहले विकर्ण का गुणा करेंगे 12, फिर इसका गुणा करेंगे 15, फिर -8 विकर्ण का गुणा करेंगे 6 -12, फिर +9 विकर्ण का गुणा करेंगे 5 -8। बहुत आसान है। 7 × 12 से 15 घटाएंगे तो -3, फिर यहां पर 6 से -12 घटाएंगे तो -6, फिर यहां पर +9 से हम लोग 5 से 8 घटाएंगे तो -3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -21, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 27। हमको मिलेगा 48 माइनस इसको और इसको जोड़ देंगे तो 7 1 8 हो जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी कि 48 माइनस 48 = 0। ये हमको प्राप्त हो गया। 3 to 3 ऑर्डर के अवयवों को हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे ही विस्तार करेंगे और आगे हम लोग इसके गुणधर्म भी पढ़ेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज में यानी प्रथम एक्सरसाइज में जो है वही केवल अभी हम बता रहे हैं। आगे एक्सरसाइज में जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे थ्योरी साथ साथ हम बताएंगे। तो चलिए इसमें कुछ नोट है, नोट लिख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि सारणी का विस्तार किस पंक्ति या किस स्तंभ के सापेक्ष करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इस सारणी को हम लोग किसके सापेक्ष विस्तार करें। तो हम लोग सारणिक देखेंगे और उसमें पहले हम लोग गणना करेंगे किस पंक्ति या किस स्तंभ में शून्य की संख्या ज्यादा है। यदि सारणिक में ऐसा है तो, नहीं है तो किसी के सापेक्ष कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि सारणिक में शून्य है तो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में शून्य है उसी के सापेक्ष हम लोग विस्तार करेंगे, तो विस्तार जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसके सापेक्ष हम लोग विस्तार करेंगे तो जो अवयव शून्य होगा उसका और उसके संगत द्वितीय कोटि के सारणी का गुणनफल 0 हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं 0 वाला। तो हम लोग को जैसे मान लीजिए कि किसी सारणिक में हम लोग को 2 अंक दिया है, 1 0 दिया है, तो हम लोग 0 वाला को छोड़ देंगे, खाली 2 ही को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। नोट में पहला पॉइंट, सारणी के उसी स्तंभ या पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करना आसान होता है, जिनके पंक्ति या स्तंभ में शून्यों की संख्या अधिक हो। इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं यहां पर। जैसे मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर हमको दिया है 5
532016320। मान लीजिए ये सारणिक है, इसको अब हम लोग सोच रहे हैं किस पक्ति और किस स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करें। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप R2 के सापेक्ष या R3 के सापेक्ष विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में शून्य एक एक है, या आप C1 या C3 के सापेक्ष भी विस्तार कर सकते हैं जिसमें शून्य की संख्या एक एक है। तो क्यों करते हैं विस्तार, चलिए पहले विस्तार करके देख लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा क्यों होता है। इसका विस्तार हम लोग करते हैं C1 के सापेक्ष। यहां पर विस्तार हम लोग करेंगे जिस पंक्ति में अवयवों की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एक देख रहे हैं कि इस पंक्ति में 1 और 0 है और इस पंक्ति में 1 0 है। यदि स्तंभ चुनते हैं हम लोग तो पहला स्तंभ में 1 0 है और तीसरा स्तंभ में 1 0 है। तो हम लोग किसी भी इन चारों में से किसी भी के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो एक ही मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम एक के सापेक्ष करते हैं C1 के सापेक्ष। तो यहां पर लिखेंगे C1 के अनुदिश विस्तार, अनुदिश विस्तार। तो चलिए क्या लिखेंगे बराबर में, C1 मेरा 5 है, इसका चिन्ह क्या होगा 5 का। तो ध्यान दीजिएगा किसी भी डिटरमिनेंट का चिन्ह प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, फिर प्लस हो गया तो इसके बाद माइनस आएगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस फिर प्लस। ये चिन्ह बहुत आसान है, किसी भी तरह से आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा तो प्लस से ही स्टार्ट होगा, उसके बाद माइनस आएगा। देख लीजिए यहां से भी स्टार्ट कीजिएगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहां से भी स्टार्ट कीजिएगा तो वही मिलेगा, यहां से भी स्टार्ट कीजिएगा तो वही मिलेगा, यहां से भी स्टार्ट कहीं से भी स्टार्ट कीजिएगा तो वही मिलेगा। इसमें ज्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है। चलिए तो 5 जो है वो इस स्थान पर है, इस स्थान पर चिन्ह प्लस है तो प्लस लिखेंगे। इसके संगत सारणी बना लेंगे, तो इस पंक्ति और इस स्तंभ में है तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 6 2 0। फिर अगला अवयव है मेरा 0। तो देखिए अगला अवयव 0 कहां है, यहां पर, तो वहां पर चिन्ह क्या है माइनस, माइनस 0 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 0 का सारणी भी लिखेंगे संगत। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे, क्या मिलेगा 3 2 2 0। फिर उसके बाद क्या होगा, अगला हम लोग लिखेंगे तो अगला यहां पर देखिए प्लस है और अवयव क्या है 3। हम लोग इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ेंगे, क्या मिलेगा 3 2 1 6। चलिए हम लोग अब विस्तार करते हैं 2 into 2 ऑर्डर वाला का, तो क्या मिलेगा 0 माइनस 12। ये देखिए ये 0 into है, आप देख रहे हैं यहां पर कि हम लोग यहाँ पर नोट जो लिखे हैं वो यहाँ पर सत्य साबित हो रहा है कि 0 से हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो हम लोग जब विस्तार कर रहे थे तो उस समय यदि 0 वाला ये पद नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता, हम लोग इसको और इसको लिख देंगे। यानी कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के सापेक्ष हम लोग विस्तार कर रहे हैं, यदि उसमें 1 शून्य हो या 2 शून्य हो तो उनके अवयव और उसके संगत द्वितीय कोटि के सारणी को नहीं लिखेंगे। जो अवयव 0 नहीं है उसी को केवल लिखेंगे। तो इसमें देखिए केवल 1 0 है तो इसको छोड़ देंगे, इसके इस वाले पद को अब हम लोग न लिखेंगे और न उसके सारणी को लिखेंगे, केवल इसका और इसका लिखेंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा, उतना ही आंसर आएगा। देख लीजिए इसको तो हम लोग 0 लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू ये क्या मिलेगा 18 और माइनस 2। यहां पर मिलेगा 5 इंटू माइनस 12 और वहां पर मिलेगा 3 इंटू 16। क्या प्राप्त हो गया देखिए -60 प्लस 48 इक्वल टू -12। यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कौन सा पॉइंट है, दूसरा सारणी का विस्तार करते समय पंक्ति या स्तंभों के अवयवों AIJ लिख देते हैं, AIJ के अवयव AIJ का चिन्ह I प्लस J के योग
सम या विषम होने पर क्रमशः प्लस या माइनस चिन्ह लगाते हैं। ये पहले भी हम लोग विस्तार के समय हम बता चुके हैं बढ़िया से, उसी चीज को हमने यहाँ पर नोट में लिखे भी हैं ताकि आप लोग को याद रहेगा। सारणी का जब हम लोग विस्तार करते हैं, जैसे मान लीजिए ये विस्तार किया है, तो यहाँ पर 5 जो है वो किस जगह पर है, देख लीजिए 5 ये जो है वो A11 का मतलब क्या हुआ, पहला पंक्ति का पहला अवयव यानी कि पहला स्तंभ में है, तो पहला पंक्ति के पहला स्तंभ ये I पंक्ति हो गया, ये I हो गया और ये J हो गया। तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो उसका जोड़ सम मिलेगा, 1 + 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 सम संख्या है, इसलिए इसका चिन्ह जो होगा वो प्लस होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखा गया है। वही चीज यहाँ पर लिखे हैं कि अवयवों I J में I और J का योग जो होगा, सम होगा तो प्लस और विषम होगा तो माइनस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट, A बराबर हमको दिया है, आपके किताब में जो नोट है वही हम लिख देते हैं यहाँ पर 2420 और B बराबर दिया है 1210। ठीक है, अब यहां पर हम लोग को इसके बीच रिलेशन A बराबर 2B के रूप में ये है, क्योंकि इसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो A के बराबर आ जाएगा। A बराबर 2B के रूप में ये दिया गया है, तो इसमें कौन सा रिलेशन प्राप्त हो रहा है सारणिक में वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ A ज्ञात करेंगे, तो हमको मिलेगा 2420 बराबर हमको मिल जाएगा, विकर्ण का गुणा करेंगे 0 और -4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा -8। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ B, इसको हम लोग लिखेंगे 1210, इसका भी हम लोग विस्तार करेंगे तो 0 - 2 मिलेगा बराबर -2 हो जाएगा। आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पर A बराबर 2B था, यानी कि इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि इसका 4 गुना ये मिल रहा है, 2 × 2 अगर में है तो 4 गुना हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर -1 मिला है, इसको हम लोग लिख देंगे 4 × -2, 4 में -2 से गुणा करेंगे तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग -2 जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ B के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ B लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 के लिए 2 की पावर 2 × डिटरमिनेंट ऑफ B लिखेंगे। इसका व्यापक रूप आप जब देखिएगा तब समझ आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्यापकता चाहे व्यापक रूप से यदि A बराबर KB दिया गया हो, जैसे यहाँ पर A बराबर 2B दिया गया था, यानी कि B में 2 से गुणा करने पर A प्राप्त होता था, उसी तरह यहाँ पर यदि A बराबर KB हो, यानी कि दुगुना हो या त्रिगुना हो या 4 गुना हो, तो उसको हम लोग यहाँ पर K के रूप में लिख दिए हैं। तो उस स्थिति में हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर क्या प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर K⁴ n × डिटरमिनेंट ऑफ B प्राप्त होगा, जहां K क्या है तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि K क्या है, वो संबंध हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया रहेगा कि A जो है वो B का कितना गुना है, तो जो गुना है उसको हम लोग K की जगह पर रख देंगे, और n जो है तो जो हमारा अवयव A और B होगा वो जिस कोटि का होगा वही कोटि यहाँ पर रख देंगे। देखिए जिसे इस पर समझ लीजिए, यहाँ पर हम लोग को एक संबंध दिया गया था A बराबर 2B, A बराबर 2B हमको संबंध दिया गया था, तो यहाँ पर जो 2 है देख लीजिए यहाँ पर लिखे हैं, और ये A और B जो है वो 2 × 2 ऑर्डर का है, तो पावर में 2 मिल गया, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B प्राप्त हो गया। यानी कि इस स्थिति से हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो देखिए K की जगह हम लोग 2 लिखे हैं, n की जगह हम लोग उसका कोटि लिखे हैं, और डिटरमिनेंट ऑफ B तो हमको मालूम है ये क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं, जहां n बराबर अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, यही आपका इस एक्सरसाइज में थ्योरी था। हम लोग अगले क्लास में इस एक्सरसाइज को हल करेंगे। यदि आप लोग को समझ में आ चुका है तो आप लोग एक्सरसाइज हल कर सकते हैं, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अभी हम नोट लिखवाए हैं ये 1 नंबर के क्वेश्चन
क्वेश्चन में अधिकतर पूछता है, तो इसलिए ध्यान रखना है और आगे हम लोग क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।